Hello everyone, this is Govind sir. Today we are going to learn new chapter, magnetic effect of electric current. So before introducing this topic, I will start from some concept which we already know. So हम कुछ known factors को use करेंगे, फिर हम try करेंगे कि किस तरह से magnetic effect of electric current पुराने concept से related है. ठीक है. So सबसे पहले अगर हम consider करें magnetic effect of electric current, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है अर्थ का. सो व्हाट इज हैपनिंग, अर्थ इज हैविंग इट्स ओन फील्ड अप टू सर्टेन एक्सटेंट. तो सबसे पहली चीज जो होती है कि अगर अर्थ का कंसर्न हो तो अर्थ का जो बेसिक आइडेंटिटी है वो है मास. सो बिकॉज ऑफ मास अर्थ विल एक्सर्ट सम फोर्स और अर्थ विल क्रिएट सम फील्ड. सो अब ये मास को ना हम बोलते हैं ग्रेविटन. मास इज कॉल्ड द ग्रेविटन. ग्रेविटन मतलब हो गया मास. तो इसके लिए मास का जो फील्ड होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटन फील्ड, विच मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. मास के वजह जो फील्ड क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे मास का फील्ड, दैट इज द ग्रेविटन फील्ड. और उस ग्रेविटन फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स. उस ग्रेविटन फील्ड में या जो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जैसा हमने अब तक समझाया कि अर्थ के केस में अगर आप फील्ड लेते हो मतलब एक सर्टेन एक्सटेंट तक फील्ड है. सो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है दैट इज टुवर्ड्स द अर्थ. और फील्ड की वजह से क्या होता है पहले वो देख लेते हैं. तो अगर मान लो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड हमने ले लिया. अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज टुवर्ड्स अर्थ. अब अगर इस फील्ड के अंदर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विल हैव मास. ठीक है. इस ऑब्जेक्ट का मास हमने इमेजिन कर लिया कि स्मॉल एम है. व्हाट विल हैपन, दिस ऑब्जेक्ट इज फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स अर्थ. ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा बिकॉज ऑफ सम फोर्स. एंड व्हाट डू वी कॉल टू दैट फोर्स, इस फोर्स को हम लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स एक्ट होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा. ठीक है. अब एक चीज और आप नोटिस कर सकते हो कि इस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो अर्थ की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन. तो यू कैन से कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड. कहीं कहीं पे ग्रेविटेशनल फील्ड को हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन. क्योंकि ये ना सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर होता है. तो अब उस चीज को हम रिलेट करते हैं दूसरे पॉइंट में जो हमने अब तक किया हुआ है. तो ये है हमारा चार्ज. ये चार्ज ना स्टेशनरी है, राइट नाउ दिस इज अ स्टेशनरी चार्ज. यू कैन टेक इट्स अ स्टेशनरी चार्ज हमने ले लिया. तो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड उसका कुछ फील्ड होगा तो वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. सो चार्ज का पॉजिटिव नेचर नेगेटिव नेचर डिसाइड करता है कि फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. ठीक है. अभी फिलहाल हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि फील्ड का डायरेक्शन हमने ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ही ले लिया. सो वी हैव टेकन पॉजिटिव चार्ज. सो ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया. सो इट्स अ डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना होता है. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी रिपेल्ड. उससे आपको पता चलता है कि ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. या पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम क्या करते हैं, अवे ड्रॉ करते हैं ना, इट विल बी अवे फ्रॉम दी चार्ज. सो अगर इसके अंदर हमने किसी दूसरे चार्ज को रखा, लाइक ये स्टेशनरी चार्ज है, हमने क्या किया एक अनदर स्टेशनरी चार्ज को रखा. यहां पे अगर दूसरा स्टेशनरी चार्ज है तो आपने क्या किया, पॉजिटिव स्टेशनरी चार्ज को रखा. देन यू विल ट्राई टू कीप नेगेटिव स्टेशनरी चार्ज. व्हाट इज सीन कि जो पॉजिटिव स्टेशनरी चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल होगा. ठीक है. सो इट विल ट्राई टू गो इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, बराबर. तो अगर आप बहुत ध्यान से अगर नोटिस करोगे, इफ यू नोटिस इट वेरी इफेक्टिवली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में भी इसके डायरेक्शन में भी अलोंग दिस लाइन पे एक्ट होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग ऑन दिस डायरेक्शन और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, फोर्स इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन. बराबर. तो यू कैन से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मतलब जब आप फील्ड के अंदर रख रहे हो तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, स्टेशन. ये चार्ज क्या है, इस चार्ज को भी मैंने स्टेशनरी ले लिया. दिस चार्ज इज आल्सो व्हाट, स्टेशनरी. मैंने स्टेशनरी रख के देखा तो वी आर सीइंग दिस चार्ज इज रिपेल्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, बिकॉज दिस चार्ज इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज. तो जब इस चार्ज को हमने इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो यू कैन से दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, वेक्टर टर्म में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई में हम चार्ज क्यू को रखते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा. अब अगर मान लो कि मैं नेगेटिव चार्ज के लिए लेता हूं तो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, ये फील्ड नेगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, है ना. नेगेटिव चार्ज है चार्ज की तरफ मूव करेगा. सो दिस इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ फोर्स. बट अगर मान लो मैं फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ उस चार्ज के रिस्पेक्ट में कंपेयर करूं, इफ आई टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस वन, सो यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अगेन
अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर चार्ज क्यू को रखा, नेगेटिव चार्ज को, तो दैट विल आल्सो एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स द चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज ये, एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज बिकॉज ऑफ व्हिच यू आर गेटिंग माइनस साइन. सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इन दिस केस कि अगर हमने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी मास को रखा तो देन दैट मास इज गोइंग टू एक्सपीरियंस फोर्स व्हिच इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, बट वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होना चाहिए. यहां पे क्या होगा कि अगर मैंने किसी चार्ज को रखा है वेदर इट्स अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देन दैट चार्ज विल आल्सो एक्सपीरियंस फोर्स एंड इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड. बोथ केसेस में इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब अगर चार्ज मूव कर रहा है मतलब फोर्स एक्ट हो रहा है, और इसलिए फोर्स एक्ट हो रहा है क्योंकि कोई फील्ड है वहां पे. अब हम ना उसको अलग कंडीशन में ले जाते हैं. सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यहां पे एक टर्म करंट है, ठीक है. तो करंट के हिसाब से हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे. तो क्या होता है कि हमने एक कंडक्टर ले लिया, तो यू टेक अ कंडक्टर, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर आप कंसीडर करो, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर वी हैव टेकन, ठीक है. योर अजम्पशन इज दैट ना यू हैव टेकन अ करंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करंट ले लो, करंट हो गया कैपिटल आई, ठीक है. जैसा हमने वहां पे मास रखा, यहां पे चार्ज रखा, वैसे हमने क्या किया यहां पे भी चार्ज रखा, बट कैसा चार्ज रखा हमने, यहां पे क्यू रखा, एंड क्यू राइट नाउ इज व्हाट, स्टेशनरी. क्यू ना स्टेशनरी है, ठीक है. इसको समझने से पहले एक और पॉइंट हम देख लेते हैं कि जब करंट फ्लो होता है कंडक्टर से, व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर, तो व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर. सो नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज अज्यूम्ड टू बी जीरो, मतलब नेट चार्ज होता ही नहीं. जब भी ना करंट फ्लो होता है कंडक्टर में से तो नेट चार्ज नहीं होता है. चार्ज तो तब होगा ना मतलब चार्ज इज स्टेशनरी, चार्ज इज फ्लोइंग, चार्ज मोशन में है, तो नेट चार्ज की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, द नंबर ऑफ चार्ज एंटरिंग लिविंग वो क्या होगा, सेम हो जाएगा, एंड ओवरऑल वहां पे वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा. तो नेट चार्ज ना थ्रू आउट द कंडक्टर हम इमेजिन कर लेते हैं जीरो है. तो अब मान लो चार्ज है ही नहीं, लाइक ये चार्ज है ही नहीं, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होगा तो स्टेशनरी चार्ज को फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा. तो हम देख लेते हैं कि होता है ऐसा नहीं होता. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो हमने क्या किया कि अभी ये चार्ज हो गया, दिस चार्ज विल एक्सर्ट फील्ड, तो ये क्या होगा, स्टेशनरी चार्ज इन्फ्लुएंस होगा. बट व्हाट इज सीन कि अगर ये स्टेशनरी चार्ज को हमने यहां पे रखा है तो क्या हो गया, नो फोर्स, ठीक है, कोई फोर्स एक्ट नहीं होता अगर ये स्टेशनरी चार्ज है. तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि बिकॉज ऑफ दिस वायर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता तो ये चार्ज क्या होता, इन्फ्लुएंस हुआ होता. अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं कि क्या होता है ना, जैसे कि अभी कोई एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो लोग ना बहुत सारी चीजों को ट्राई करते रहते हैं. तो उन्होंने चार्ज को स्टेशनरी रखा होगा, चार्ज को लेफ्ट में राइट में कैसे भी करके कुछ किया होगा. तो दे सॉ कि जब ना चार्ज को, इसी चार्ज को मोशन में रखा गया, व्हेन दिस चार्ज वाज इन अ मोशन, वाज मूव्ड इन दिस डायरेक्शन, तो इट वाज सीन कि ये चार्ज जब ऐसे मूव करता है तो ऑटोमेटिकली वो ना बेंड होके कंडक्टर की तरफ मूव करता है. इट विल डिफ्लेक्ट, इट विल बेंड टुवर्ड्स द कंडक्टर, ये कंडक्टर की तरफ बेंड होता है. कंडक्टर की तरफ बेंड हो गया मतलब एक चीज आप समझ लो कि व्हाट इज हैपनिंग, ये आपने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया, अब ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन चेंज हो गया. तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया. वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज किसको रिलेट करता है, वेलोसिटी चेंज रिलेट करता है एक्सेलरेशन को. मतलब चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, एक्सेलरेटेड. चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ मतलब सम फोर्स एक्टेड ऑन दैट. मतलब वो फोर्स कब एक्ट होगा, जब कोई फील्ड उसके ऊपर एक्ट हुआ रहेगा. अंडरस्टूड. जैसा यहां पे ये पर्टिकुलर मास पार्टिकल जो मास है वो इन्फ्लुएंस हुआ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स. यहां पे क्या हुआ, ये चार्ज पार्टिकल से ये इन्फ्लुएंस हुए एंड दे आर हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे आता है कि अगर यहां पे जब ये मोशन में उस टाइम पे अगर ये इन्फ्लुएंस हो जा रहा है मींस देयर शुड बी सम फील्ड, बट वो कौन सा ऐसा फील्ड है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक और चीज है कि अगर ये ना पॉजिटिव चार्ज है तो लेफ्ट में बेंड हो रहा है, बराबर. अगर मान लो ये पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये किधर होता, राइट की तरफ बेंड होता. इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट विल बेंड ऑन द राइट हैंड साइड. क्यों बेंड होता है उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन है, उन चीजों को हम बाद में कर लेंगे. बट फॉर राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से तो ओनली फोर्स विल एक्ट ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, नॉट ऑन स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल. अब वो कौन सा फील्ड है हमें वो डिस्कस करना है. नाउ इट्स अ बिग क्वेश्चन टू अस कि अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड है, सेकेंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस केस में कौन सा फील्ड होगा. सो जब हमने थोड़ा सा स्ट्रेस डाला अपने माइंड पे तो वी रिमेंबर वन थिंग कि इन 10th स्टैंडर्ड वी हैड डन सम एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. सो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से पहले एक छोटा सा टास्क और मैं बता देता हूं. ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने उससे पहले कंक्लूजन जो है, एक कंडीशन देखा था, उसके साथ अपने एक्सपेरिमेंट को कंपेयर किया.
सो व्हाट डिड ही बेसिकली फाइंड कि व्हाट ही सॉ कि अगर ना हम नॉर्मली मैग्नेट को लेते हैं तो ये है मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास यू कैन से। सो नेचुरली अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ इज द स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक जो नीडल है या मैग्नेटिक कंपास है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन होगा, नॉर्थ टू साउथ। अब क्या होता है कि ये ना उसी डायरेक्शन में तब तक होता है जब तक कि कोई ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता। मतलब मैग्नेटिक कंपास मेरा ना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या डिफ्लेक्ट होगा तब जब कोई मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर इंसिडेंट होगा। तो हम देखते हैं कि चलो ठीक है कि क्या होता है इस केस में। तो इन्होंने बताया कि अगर ये आपने मैग्नेट ले लिया तो मैग्नेट से क्या होगा कि फील्ड लाइन जैसे जनरेट हो रही है, इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब ये फील्ड लाइन इसके ऊपर इंसिडेंट होता है नॉर्थ पोल से क्या होगा, इट विल बेसिकली कम आउट ऑफ नॉर्थ पोल एंड एंटर्स टू साउथ पोल। सो ये जब फील्ड इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगा। सो मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट व्हेन देयर इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड में एक्ट होगा। तो ये हमने नॉर्मल मैग्नेट, इन्होंने नॉर्मल मैग्नेट के थ्रू देखा हुआ था। व्हाट हैपेंड व्हेन ही वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट, सो व्हाट ही डिड, ही टुक वन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड बिलो दैट ही केप्ट, ये वायर है, ये वायर ए बी था, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में आपने किया है तो दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट ही सॉ कि व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट through this wire and if you are keeping magnetic needle very close to wire or below that, then there was a deflection in the needle, needle में deflection था। जैसे current flow को हमने stop किया, there was no deflection। So the first point was no current no deflection। दूसरा क्या हो गया कि उन्होंने क्या देखा कि जब current flow हो रहा है there is a deflection। So no current no deflection means when there is a flow of current there is a deflection। One more point there he observed कि अगर उन्होंने पोलैरिटी चेंज कर दिया पावर सप्लाई का, ठीक है, if he has taken positive this place negative this place, अगर पोलैरिटी चेंज हो जाता था मतलब पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाता था। सो ड्यू टू चेंज इन करंट इट वाज सीन दैट मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज इट वाज शोइंग इन द प्रीवियस कंडीशन। सो इसका मतलब क्या होगा कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब कि जो डायरेक्शन इसको इन्होंने बताया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ तभी तो फर्क पड़ता होगा, करेक्ट ना। सो इट वाज सीन the change in direction of current क्या कहता है, changes the direction of deflection, right? जिसका मतलब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो व्हाट डिड वी डिराइव अप टिल नाउ इस कॉन्सेप्ट से कि जैसे कि यहाँ पे ना मैग्नेटिक नीडल तभी रिएक्ट कर रहा है जब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट हो रहा है। मतलब जब करंट फ्लो होता होगा तब मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट होता है नीडल के ऊपर, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक नीडल इज गिविंग रिस्पांस और मैग्नेटिक नीडल इज इन्फ्लुएंस्ड। तो सेम चीज यहां पे भी होता होगा कि एक चीज तो ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट है यहाँ पे है नहीं, और चार्ज तो यहाँ पे होगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कॉन्सेप्ट है नहीं बिकॉज क्योंकि देयर इज नो नेट चार्ज। और नेट चार्ज अगर मान लिया कि नेट चार्ज होता भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तब कंसिडर होता जब ये स्टेशनरी चार्ज इन्फ्लुएंस होता, बट स्टेशनरी चार्ज इन्फ्लुएंस हो ही नहीं रहा है, इट्स मीन दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है कि जब वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो यू कैन से ये जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है ये डिफ्लेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब करंट कैरी करेगा कंडक्टर तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक और चीज है, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में एक और चीज याद रखना था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ना चार्ज से स्टेशनरी चार्ज इन्फ्लुएंस नहीं होता है, मूविंग चार्ज भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। मूविंग चार्ज भी क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर चार्ज मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो वो चार्ज भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, इट्स नॉट लाइक दैट। बट इन दिस केस व्हेन द चार्ज इज स्टेशनरी देयर विल नॉट बी एनी काइंड्स ऑफ फोर्स, व्हेन द चार्ज विल बी इन मोशन देन ओनली द फोर्स इज गोइंग टू एक्ट ऑन दैट। एंड व्हिच फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अराउंड क्या होगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगा, मतलब ये कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल हैपन, चार्ज विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। तो चार्ज मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा ओनली ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब चार्ज मोशन में होगा तभी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स विल नॉट एक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है तो अगर यही जो चार्ज है सेम चार्ज, अगर सेम चार्ज को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया होता तो क्या होता, अगर आपने चार्ज को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है तो उसका डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होता। अगर उसके हिसाब से हम लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, तो उस टाइप में जो मैग्नेटिक ये चार्ज का डिफ्लेक्शन हो किधर होता, राइट साइड में होता। अगर ये अगर उसको राइट में रखा है तो लेफ्ट साइड में होता। तो मतलब डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज चेंजिंग, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज चेंजिंग। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी।
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा, दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स चेंज हो रहा है। तो अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर। I have taken different direction for current in different conductors, और यहाँ पे like point A, point B, point Q, point P, these are the positions where we have to find out direction of magnetic field। सबसे पहला पॉइंट है कि इन चीजों को स्टार्ट करने से पहले आप इमेजिन करो कि कोई एक एरो आप ले लो। एरो को अगर हम कंसिडर करते हैं तो एरो के केस में क्या होगा कि जिस साइड में आप फायर कर रहे हो ये पॉइंटेड पार्ट होगा, उसके अपोजिट में ऐसा, तो ये ऑपोजिट साइड में क्रॉस वाला पार्ट ना, ये पार्ट, ये देखो ये पार्ट, ये क्रॉस वाला पार्ट ना ऑलमोस्ट अगर आप बिहाइंड से देखोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा प्लस ऐसा या ऐसा क्रॉस ऐसा दिखेगा, और ये जो इसका फ्रंट पार्ट है ना वो ऐसा पॉइंटेड टाइप दिखेगा, ठीक है। सो अब ये क्या कहते हैं कि ना यू टेक एरो एंड यू फायरिंग इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपने एरो को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फायर किया, तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फायर करोगे तो विच पार्ट ऑफ द एरो विल बी सीन, दैट इज द डाउनवर्ड और इनवर्ड, जो सरफेस है ना सरफेस के इनवर्ड दोनों, या आप सामने भी फायर करो, सामने भी फायर करो, अगर वॉल के अंदर वो एंटर हो रहा है, वॉल के अंदर एंटर हो रहा है, तो व्हाइल इट इज एंटरिंग इनटू द वॉल और व्हाइल इट इज गोइंग डाउन, तो वो भी इनवर्ड ही हो ना, इट इज गोइंग इनटू, और अगर आप डाउन फायर करोगे इट इज गोइंग इनवर्ड। सो दोनों केस में ना किसी प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जब एरो जाएगा तो विच पार्ट ऑफ द एरो यू कैन सी, तो आपको ना एरो का बिहाइंड वाला पार्ट दिखेगा, दैट इज क्रॉस। तो अगर ना कहीं पे भी आपने ऐसा क्रॉस साइन दे दिया है और उसको सर्कल में रखो तो भी चलेगा, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनवर्ड, मतलब ये चीज इंडिकेट करता है कि वो क्वांटिटी ना इनवर्ड होगी। अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस देके बी लिख दिया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग डाउन। अगर अर्थ सरफेस के हिसाब से लूंगा ऐसे, ये प्लेन अगर मैं लूंगा तो इनवर्ड ऐसे होगा, अगर इसके हिसाब से लूंगा तो इनवर्ड ऐसे होगा, ये बोर्ड के अंदर इनवर्ड, ठीक है। और वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे मैं आई लिख दिया, मतलब कि करंट इज इनवर्ड, मतलब कोई वायर ऐसे है, इसके अंदर करंट इस तरह से जा रहा है, अंडरस्टूड। और सेकंड होता है कि अगर मान लो एरो को किसी ने आपकी तरफ फायर किया, नीचे से किसी ने ऊपर की तरफ फायर किया, विच पार्ट ऑफ द एरो यू कैन सी, द पॉइंटेड पार्ट। सिमिलरली एरो विल बी फायर टुवर्ड्स यू, तो विच पार्ट ऑफ द एरो यू विल सी, पॉइंटेड पार्ट। तो ये होगा आपकी तरफ ना, आउटवर्ड, आउटवर्ड और आउटसाइड। तो जनरली वर्ड हम इनवर्ड ले लेते हैं और आउटवर्ड ले लेते हैं। तो आउटवर्ड के लिए क्या होगा, ये डॉट है, सर्कल में डालोगे ठीक है, नहीं भी रहेगा तो भी कोई इशू नहीं। अगर मैंने यहाँ पे बी लिख दिया तो इट्स मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और आई लिख दिया तो दिस करंट आउटवर्ड। तो ये हो गया आउटवर्ड और इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स। इसको ना हम और भी टर्म यूज करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इनटू द प्लेन ऑफ पेपर भी बोल सकते हो, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये साइंटिफिक टर्म्स है। और इसको हम क्या लिखेंगे, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। सो इनको क्या है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे हमें काफी आगे तक बढ़ना है। आपको हर जगह पे क्रॉस और डॉट दिखेगा तो आपको समझ लेना कि मैग्नेटिक फील्ड इन और आउट। यहां पे भी हम वही करेंगे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करना है कि पेपर के अंदर जा रहा है, पेपर से बाहर जा रहा है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, यहाँ पे हमारे पास ना दो लॉ होते हैं टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट का डायरेक्शन दिया है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो एक होता है राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा होता है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो मैं उसका शॉर्ट टर्म ले लेता हूं, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। हम ना अभी फिलहाल ये रूल यूज करेंगे और इसी रूल पे हम फोकस करेंगे, बिकॉज बहुत सारे रूल इंट्रोड्यूस करके नहीं समझे और कंफ्यूजन क्रिएट करें, उससे बेटर है कि आप एक ही रूल फॉलो करो एंड फॉलो इट प्रॉपरली। तो अगर हम इस रूल को फॉलो करें, रूल बहुत सिंपल सा है कि आपको ये देखना कि जो थंब होगा ना, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, ठीक है। ये जो है ना फिंगर्स कहां पे होगा, फिंगर्स वो पोजीशन होगा जहां पे आपको ना करंट निकालना है या मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो लाइक ना जैसे कि अभी ये करंट है, ये करंट का ये कंडक्टर है, ऊपर जा रहा है तो मैं ऐसे ले लिया। मान लो कि इस जगह पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मेरा फिंगर्स उस डायरेक्शन में होगा। अब मान लो कि ना मुझे ना करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे यहां पे निकालना तो मेरा फिंगर उस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ये जो पाम है ना, पाम, ये जो पाम जिस डायरेक्शन में फेस करेगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पाम कौन से डायरेक्शन में फेस करेगा, अभी ये आपकी तरफ है, अभी ये मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड में, अभी ये मेरे हिसाब से राइट हैंड साइड में, नाउ इट इज डाउन। इसका दूसरा पैटर्न भी है टू आइडेंटिफाई, अगर दूसरे पैटर्न से आइडेंटिफाई करना तो यू होल्ड अ मार्कर। मार्कर किधर पॉइंट कर रहा होगा, मैं ऐसे हाथ रखा, मार्कर किधर पॉइंट कर रहा है, आपकी तरफ मार्कर पॉइंट कर रहा है, तो मतलब ये पाम आपकी तरफ फेस कर रहा है। अब मार्कर किधर पॉइंट कर रहा है, मेरे लेफ्ट साइड में, तो मतलब पाम का डायरेक्शन लेफ्ट में। अब मार्कर किधर पॉइंट कर रहा है, मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मतलब पाम का फेस मेरी तरफ है। तो आप क्या है कि डायरेक्टली अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो पाम का फेस क्या है तो सफिशिएंट, उसके लिए मार्कर वगैरह पुट करने की जरूरत है। बट अगर कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो वी विल डू दैट ऑल्सो। सो अब हम आ जाते हैं पहले पॉइंट पे।
ये फर्स्ट पॉइंट। करना क्या है वो सिंपल सा, देखो टास्क एकदम देखो आप कैसे करना है। सो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है आर, इस डिस्टेंस को आर ले लो, ठीक है। तो क्या होता है कि करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो करंट ऊपर जा रहा है, थंब को पहले मैंने वहां सेट कर दिया। अब फिंगर्स को किधर करना है, वो आर के अलोंग आप ले लो ऐसे, बराबर, मतलब ये पॉइंट ए की तरफ चला गया। अब ऐसा हो गया कि अब देखो इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में जब वहां थे, अब आर को उसके अलोंग अगर स्ट्रेच कर देते हो तो अब देखो पाम किधर फेस कर रहा है, पाम ऐसे बोर्ड के अंदर फेस कर रहा है ना, बोर्ड की तरफ। तो यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है कि मार्कर को आप उस पर सेट कर दो, तो मार्कर किधर है, बोर्ड की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो बोर्ड के तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब हो गया इनवर्ट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इनटू द प्लेन ऑफ पेपर के लिए निकाला है क्रॉस। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, इनवर्ट होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी व्हाट, इनवर्ट। मैग्नेटिक फील्ड का नोटेशन हमने बी लिया है, मैग्नेटिक फील्ड का नोटेशन बी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ई होता है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का बी हो जाएगा। नाउ विल कम टू दिस पॉइंट। अभी इस पॉइंट पे क्या होगा, करंट उसी डायरेक्शन में कैरी हो रहा है, करेक्ट। और जैसे ऐसे लिया था हमने, अब क्या होगा कि मेरे फिंगर्स से मुझे बी साइड में लेना है, तो मुझे ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो ये ऐसे है, तो उस लाइन पे फिंगर्स को लाने के लिए ऐसे, अभी करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, फिंगर्स अलोंग दिस लाइन, करेक्ट ना, बराबर, वो पॉइंट तक के लिए। तो अब ये फेस किधर कर रहा है, अब अगर मान लो मार्कर मैं यहां रख देता हूं तो क्या होगा, इट्स फेसिंग आउटसाइड। अगर वैसे नहीं है तो नॉर्मली यू कैन सी द पाम इज फेसिंग आउटसाइड। सो ये हो गया बी पे जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे आप क्या करो, डॉट बना के सर्कल कर दो, ये क्या हो जाएगा, इट्स व्हाट, आउटवर्ड, करेक्ट, आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। तो यहां पे आप बताओगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी इज आउटवर्ड्स और आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अब ये पॉइंट पे देख लेते हैं, यहां पे कंडीशन सेम है। क्या करना है, अब ये जो डिस्टेंस है, मान लो कि मुझे पॉइंट बी पे निकालना है, तो करंट कहां जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो करंट डाउन। अभी फिंगर उस साइड में, मैं पॉइंट बी पे निकालना है, तो मुझे क्या करना है, फिंगर्स को ऐसे लेना पड़ेगा, करेक्ट। सो ऐसे इन द सेंस यू कैन सी लाइक दिस ऑल्सो, है ना, यहाँ पे। अच्छा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको ना, देखो अभी ऐसे करने में मुझे डिफिकल्ट हो रहा है तो मैं ऐसे कर लेता हूं, मतलब राइट हैंड ही आपको यूज करना है इन वॉट एवर मोड यू आर कंफर्टेबल। तो मैं वैसे कंफर्टेबल नहीं था, मैंने देखा करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे, अब मैं अपने फिंगर्स को यहां पे ले लिया मैंने, यू कैन सी ना, ये करंट ऐसे जा रहा है और पॉइंट पी की तरफ मैंने फिंगर्स को ले लिया, तो आप एक किधर फेस कर रहा है, आउटसाइड, आपकी तरफ, तो इट इज व्हाट, आउटवर्ड। आउटवर्ड का क्या कंडीशन है, आपको यहां पे डॉट बनाना है, ये हो गया आउटवर्ड्स, गॉट इट। अब वैसे ही इस कंडीशन के लिए, तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, तो मैं इस वे से कंफर्टेबल रहूंगा, तो ये करंट ऐसे डाउन हो गया, मैंने यहां पे ले लिया फिंगर्स, तो अभी क्या होगा, ये इनवर्ड्स, बराबर ना, करंट ऐसे जा रहा है, आप ये करंट ऐसे गया, फिर आपने फिंगर्स को उसकी तरफ एक्सटेंड किया क्यू की तरफ, एंड वेयर इज द बेसिकली द पाम फेसिंग, पाम अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड्स। तो ये पॉइंट पे क्या होगा, ये हो जाएगा इनवर्ड्स, इनवर्ड्स और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब यहां पे देख लेते हैं, मान लो ये करंट ऐसे कैरी हो रहा है, करंट ऐसे कैरी कर रहा है, मैं एक्स की तरफ निकालता हूं, फिंगर को मैंने उधर स्ट्रेच किया, करेक्ट। अब ये क्या है, इसका पाम किधर फेस कर रहा है, आउटसाइड, तो अब मैंने क्या किया, यहां पे डॉट लगा दिया और यहां पे लिखा आउटवर्ड्स, करेक्ट। अब सिमिलरली अगर करंट ऐसे जा रहा है, मुझे इस साइड निकालना है, तो ऐसे करना पड़ेगा, करेक्ट ना, करंट इन दैट डायरेक्शन, और मैंने फिंगर्स को वाई की तरफ ले लिया, ठीक है। अब पाम इन साइड की तरफ है, तो यहां पे क्रॉस, ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड्स, क्लियर। अब यहां पे देखना है, तो यहां पे भी सेम राइट है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉइंट पी की तरफ मैंने किया, तो अब देखो ये माय पाम इज फेसिंग टुवर्ड्स द बोथ साइड, मतलब इनवर्ड हो गया ये हो जाएगा इनवर्ड्स, क्लियर। और अब अगर उसी हिसाब से मैं यहां पे ले लूं, तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, पॉइंट क्यू की तरफ मेरे फिंगर्स होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये पाम की तरफ फेस करा आउटसाइड में, तो ये होगा आउटवर्ड्स, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा अलग भी हो जाता है, उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा लेवल अभी बढ़ा लेते हैं हम। तो अगर लेवल बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक करंट, मान लो यहां पे ऐसे इन्होंने क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस देने के बाद यहां पे लिखा है आई, ठीक है, और यहां पे लिखा है पॉइंट पी, पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, और यहां पे डॉट दिया है और ये लिखा है यहां पे आई। अब बोले मैग्नेटिक फील्ड निकालो पॉइंट क्यू पे, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड निकालो पॉइंट एक्स पे, करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड निकालो यहां पे पॉइंट ये समझो कि टी हो गया, यहां पे निकालो। तो देखते हैं कि कैसे निकालना है, सिंपल सा क्राइटेरिया, जो थंब होता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, पहले वो देखना आपको। तो ये क्रॉस है, क्रॉस मतलब इनवर्ड्स, तो मतलब करंट ऐसे इनवर्ड्स होगा। अब क्या होता है, आपको ना फिंगर्स उस डायरेक्शन लेना जिस डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना है, तो पी की तरफ ले लिया आपने, तो आपका ये जो पाम है वो किधर फेस कर रहा है, मालूम मार्कर रखा, तो देखो ना इट्स फेसिंग डाउन, तो पॉइंट पी के लिए जो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा,
मतलब इस डायरेक्शन में, आप उसका जो भी आपको नाम देना है, नॉर्मली हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पे नॉर्थ लेते हैं, यहाँ पे साउथ लेते हैं, राइट साइड में ईस्ट लेते हैं, लेफ्ट साइड में वेस्ट लेते हैं। तो यू कैन मेंशन ऐसे डाउन जाएगा तो इट्स गोइंग इन द साउथवर्ड डायरेक्शन। हो सकता है शायद उस पैटर्न में अगर हो तो, है ना, बट राइट और कोई नहीं है तो आप ऐसे मेंशन करो, जो भी होगा डाउनवर्ड होगा या मिस टुवर्ड्स द लोअर साइड ऑफ द पेपर, जो भी आपको मेंशन करना है उस हिसाब से मेंशन कर सकते हो। ये डाउनवर्ड होगा क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी इनवर्ड या डाउनवर्ड लिया हुआ है, तो ये लोअर साइड ऑफ द पेपर यू कैन मेंशन, ठीक है। यानी तो जो भी कोई नाम होगा ए बी सी डी होगा तो बता दो ए से बी की तरफ जा रहा है, बट अभी कैसे इसका डायरेक्शन डिसाइड करना वो इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल, है ना। लेफ्ट राइट के लिए अभी यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्रॉस है, तो क्रॉस के लिए इनटू हो गया, एक्स की तरफ ले रहे हो तो अब मैग्नेटिक फील्ड उस साइड में ना, ये इधर पाम का डायरेक्शन अगर लेना है तो ऐसे हो गया बराबर। तो इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है। तो ये आप बताना बहुत इजी हो गया कि बी एक्स ये किधर जा रहा है, ये राइट में जा रहा है, ठीक है। अब वैसे अगर मैं यहाँ पे लूं क्यू की साइड पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये करंट क्या डॉट है, डॉट का मतलब क्या बाहर की तरफ, करंट बाहर की तरफ है, और फिंगर्स आपको किधर लेना है, क्यू की तरफ लेना है बराबर, तो ये आर के अलोंग। सो अब क्या हो गया कि ये पाम ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो दिस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। अब अगर मान लो टी पॉइंट पे पूछा इन्होंने, टी पॉइंट के लिए देख लेते, तो करंट क्या है ऐसे बाहर की तरफ है, अब उसकी तरफ फिंगर लेंगे ऐसे, तो अब इसके ऊपर आप अगर ऐसे लोगे टेंजेंट या टेंजेंट इस पे अगर आपने परपेंडिकुलर लिया या इसका डायरेक्शन आपको डिटरमाइन करना है, तो ये हो गया इस डायरेक्शन में, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट टी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड if the direction of current given. It's not that difficult, it's very simple. As far we understood कि अगर कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो you can find out the direction of magnetic field. अब जिस डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, तो लाइक अगर मुझे ये करंट ऐसे जा रहा है तो इस साइड फाइंड आउट करना है, तो इट इज व्हाट इनवर्ड्स इस साइड में, और अगर इस साइड में होगा इट विल बी आउटवर्ड, ठीक है। एक और पॉइंट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो मैं जैसे यहां पे ले लेता हूं कि अगर करंट मान लो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और मुझे ना डिफिकल्टी हो रहा है कि इसके ना राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मतलब कि जैसे अभी यहां पे फाइंड आउट करना है, तो एज आई शो यू कि उसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करंट इज गोइंग लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में आ रहा है, बट सपोज आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट, तो व्हाट विल आई डू, मैं ना जो बुक है ना उसको ही पूरा टर्न कर देता हूं, तो व्हेन आई टर्न ना, तो जो पॉइंट उसके राइट में था अब उसके लेफ्ट में हो गया, तो सिंपल सा क्राइटेरिया है। मैं क्या करूंगा, फिर करंट को उसके अलोंग सेट करूंगा और फिर मैं देखता हूं कि अब मेरा पाम इस पॉइंट पे कौन सा डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, आउटसाइड में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना बुक्स को अपने नोटबुक को टर्न करके भी आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, जो उसका रियलिटी होगा वो चेंज नहीं होगा, जो उसका ट्रू फैक्टर होगा दैट विल रिमेन सेम। अब ये तो था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये होता है कि कोई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, ठीक है, बट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, वो कैसे डिटरमाइन करना। तो देयर आर मेनी लॉज, आउट ऑफ दैट वन लॉ इज द बायोट-सावर्ट लॉ, जिसको यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे फॉर एनी कंडक्टर। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दे आर सेइंग कि आप पहले डिसाइड कर लो कि ठीक है चलो कि आपको ना मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, सपोज दैट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जैसे करंट आई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि आप डिसाइड कर लो किस पॉइंट पे निकालना है आपको, तो पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। देन दे आर सेइंग कि आपने एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करो कंडक्टर के ऊपर, तो ये एलिमेंट को हम बोलेंगे करंट एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड द करंट एलिमेंट, दिस कॉल्ड द करंट एलिमेंट, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, डीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और चीज है जो डीएल है ना, ये है वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट, जो करंट का डायरेक्शन होगा वही एलिमेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, आपको क्या करना है, जो सेंटर ऑफ एलिमेंट है वहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, इमेजिनरी लाइन टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और पॉइंट ऑफ स्टडी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है उसको हमने आर ले लिया, तो आर इज व्हाट, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिमेंट, आर इज व्हाट, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड ना डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, अच्छा हम डायरेक्शन भी देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। मान लो करंट अगर अब जा रहा है, तो अब आर हम कौन से डायरेक्शन में हमें निकालना है, तो अलोंग दैट लाइन वी विल टेक दिस फिंगर, हमने ओपन किया, तो ये ऐसे जा रहा है ना, पाम अंदर की तरफ है, तो यहां पे अगर आपको इंडिकेट करना तो आप क्रॉस में कर दो, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है ना, ये समझने के हिसाब से, वैसे अगर नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा बायोट-सावर्ट लॉ में, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा ना डीबी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल मिलेगा, व्हाई आर वी गोइंग टू गेट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का नोटेशन हम बी ले रहे हैं, है ना, तो स्मॉल एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल मिलेगा, बिग एलिमेंट लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बिग मिलेगा भाई। बायोट-सावर्ट लॉ में भी वही पॉइंट कवर होगा। तो ये बोल रहे हैं बायोट-सावर्ट लॉ का पहला पॉइंट हो गया कि बायोट-सावर्ट लॉ स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, पहला पॉइंट।
मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, लेंथ डीएल ऑफ करंट एलिमेंट, मतलब जितना ज्यादा आप डीएल की वैल्यू लोगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। जो थर्ड पॉइंट के लिए ना, उसके लिए मैं एक कंडीशन लेता हूं कि ये कंडक्टर आपने ले लिया, तो दे आर सेइंग कि कंडक्टर में आपको एक पॉइंट ले लिया आपने, पॉइंट पी, ठीक है, ये डिस्टेंस आर पे, बोले आप आर डिस्टेंस के हिसाब से आपने कंडक्टर की तरफ मूव करो, द वैल्यू ऑफ आर शुड नॉट चेंज, है ना, आप ऐसे जा रहे हो। एक टाइम ऐसा आता है जब अपना कंडक्टर के अंदर होते हो, ठीक है, एंड वैल्यू सभी केसेस में क्या है, आर है, बट व्हाट विल बी द चेंज विल बी ऑफ एंगल, ये इसके लिए एंगल जो है वो 90 है, ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो एंगल है वो क्या है, 0 है। अच्छा, एक और चीज है कि ये क्या करेगा कि आप कंडक्टर को ब्रॉडर क्रॉस सेक्शन एरिया पे अगर स्टडी कर रहे हो, है ना, ऐसे, तो मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो करंट एलिमेंट आपने लिया, समझो ये करंट एलिमेंट है, बराबर ना, करंट एलिमेंट का सेंटर ये होगा, है ना, तो ये ऐसे, ये लाइन के हिसाब से लेना, तो ये लाइन, तो जो अंदर कंडक्टर के अंदर ले लो, इट शुड बी ऑन दिस पॉइंट। मान लो कंडक्टर के अंदर ही है बट ये पॉइंट पे है, तो वो एंगल 0 नहीं होगा, वो हम आगे समझेंगे जब हमें ना मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा इनसाइड कंडक्टर। सो ये ऐसे करके आप जा रहे हो, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कंडक्टर का वैल्यू क्या होगा, ये एंगल का वैल्यू होगा 90। सो प्रैक्टिकली देखो तो ऐसे, ये हो गया आपका जो मार्कर का ये पार्ट होगा, ये एलिमेंट हो गया, एंड पॉइंट पी यहां पे हो गया, तो ये मार्कर का ये तो डिस्टेंस फिक्स होगा। अब आप उसको ऐसे चेंज कर जा रहे हो आप वैल्यूज को, एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन इट विल बी पैरेलल टू दिस, थीटा का वैल्यू 0। तो व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इट इज गोइंग टू रिलेट दिस कॉन्सेप्ट टू दिस वन। सो ये क्या बोल रहे हैं कि जब ना आपको थीटा का वैल्यू 0 होता है तो एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन कि मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलती है, और ये क्या बोल रहे हैं कि जब ना यहाँ पे आपने 90 मिलता है तो इट इज सीन दैट डीबी का वैल्यू इस केस में मैक्सिमम होता है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री जो थीटा 0 के लिए 0 होगा बट 90 के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो वो है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1, ये मैक्सिमम हो गया। तो अब देखो ना, एंगल को आप नोटिस करो, एंगल को आप इंक्रीज कर रहे हो, जब एंगल को इंक्रीज कर रहे हो तो साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 0 to 1 हो रहा है, मतलब साइन का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, एंगल का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो यू कैन सी व्हेन वी आर इंक्रीजिंग एंगल, साइन थीटा विल आल्सो इंक्रीज। अब मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है, तो ध्यान से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना डीबी, दैट इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, या आप उसको बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट P टू सेंटर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट हो गया वह स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब ये जितना दूर होगा पॉइंट उतना कम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको, तो ये ना कूलम्स लॉ की तरह हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टडी टू द सेंटर ऑफ एलिमेंट। तो अब स्टेटमेंट को अगर लिखना होगा तो मैं एक बार रीड कर देता हूं। तो बाइवर्ट-सावर्ट लॉ स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current I flowing through conductor. Second, directly proportional to length dl of the current element. Third, directly proportional to sin theta or sin of angle between this element and distance r, and distance r from point P to the center of element, and inversely proportional to square of distance r from point P to the center of element. ये है आपका बाइवर्ट-सावर्ट लॉ। जब आप इनको इक्वेट करते हैं तो आप क्या होगा, ये डीबी प्रोपोर्शनल टू, व्हाट डू वी गेट, डीबी प्रोपोर्शनल टू, वी विल गेट आई वी आर गेटिंग, डीएल वी आर गेटिंग, साइन थीटा वी आर गेटिंग, एंड देन वी आर गेटिंग आर स्क्वायर, करेक्ट। तो वी विल गेट सम कांस्टेंट वैल्यू। यहां पे जो कांस्टेंट वैल्यू मिलता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये हो गया आई डी एल साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट डू वी कॉल टू म्यू नॉट। तो यहां पे म्यू नॉट की वैल्यू, मैं म्यू नॉट के ऊपर आ जाता हूं बट उसकी वैल्यू पहले मैं मेंशन कर देता हूं। तो यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी 10 रेज़ टू पावर -7। यूनिट क्या होगा, अगर मान लो इस पॉइंट को यहां पे आपने फिक्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है और डीएल का यूनिट होगा मीटर, तो मीटर विल कैंसिल विद मीटर स्क्वायर, वो मीटर फिर उधर जाएगा तो हो जाएगा मीटर, ठीक है। और करंट जब डिनोमिनेटर में आएगा तो उसका हो जाएगा एम्पियर, तो पर एम्पियर। साइन थीटा का यूनिट नहीं लेना हमें, ठीक है, मतलब यहां पे उसका यूनिट कंसिडर नहीं करना। तो ये हो गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये म्यू नॉट की वैल्यू होगी। तो ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब ये परमिबिलिटी क्या होता है, दो पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिबिलिटी पे फोकस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। परमिबिलिटी क्या होता है, इट्स अ कैपेबिलिटी ऑफ मीडियम और द मटेरियल, है ना, टू हैव द मैग्नेटाइजेशन इन मैग्नेटिक फील्ड
ये पॉइंट को जरा सा समझ लेते हैं कि मान लो कि हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बराबर, ये मटेरियल है, इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा मैंने, तो ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करना चाहिए। अब ये मैग्नेट की तरफ तब बिहेव करेगा जब उसके अंदर ना परमिबिलिटी होगी। परमिबिलिटी होगी मतलब इसके अंदर जब कैपेबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप इमेजिन करो ना कि यहां पे ऐसा सिनारियो हो गया ना कि कोई ना बहुत ऐसा आपको ना मोटिवेट कर रहा है कि चलो ठीक है फाइट कर लो, बट यू आर नॉट हैविंग दैट गट्स, यू डोंट हैव दैट करेज, तो मतलब वो आपके बॉडी में मिसिंग है, तो कोई आपको कितना भी मोटिवेट करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसा ही यहां पे भी है कि मान लो ये मटेरियल है, इसके अंदर परमिबिलिटी है ही नहीं, समझो, ठीक है, देयर इज नो परमिबिलिटी, देयर इज नो कैपेबिलिटी, तो भले ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, मैग्नेट की तरफ बिहेव नहीं करेगा। एज यू कैन सी कि अगर मान लो ये आयरन है, ठीक है, और मैंने मैग्नेट को इसके कांटेक्ट में रखा, तो आयरन अब इसके कांटेक्ट में आ गया, तो फिर क्या होता है कि अब इसके एंड पे अगर दूसरा कोई मैं मटेरियल लाता हूं, दूसरा आयरन लाता हूं, तो क्या करो, उसको अट्रैक्ट करेगा, क्यों? बिकॉज ऑफ परमिबिलिटी। सो परमिबिलिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ मटेरियल और ऑफ द स्पेस और ऑफ द सराउंडिंग टू हैव मैग्नेटाइजेशन, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सके, वो कैपेबिलिटी को ही हम बोलते हैं परमिबिलिटी। तो अगर फ्री स्पेस में जो उसकी एबिलिटी है टू मेक इट दिस मैग्नेट इज दिस वन, म्यू नॉट। वैसे अगर मीडियम का होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? म्यू लिखेंगे। दिस इज द परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल और परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। और अगर आप मटेरियल की वैल्यू को फ्री स्पेस से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये म्यू आर मिलेगा। दिस व्हाट? रिलेटिव, ये हो जाएगा रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है। सो ये अब इतना ही मैं इसमें फोकस कर रहा हूं। अब हम आ जाते हैं बायवॉट-सैवर्ट लॉ पे थोड़ा और डिटेल में। ये बायवॉट-सैवर्ट लॉ जो हमने किया ना, ये है मैग्नीट्यूड के टर्म में, ये स्केलर फॉर्म में, ये होगा बायवॉट-सैवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना, ये है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लियर। अब हमें क्या लेना है? वेक्टर फॉर्म में लेना है। तो वेक्टर फॉर्म में जब आप डिस्कस कर रहे हो, अभी जो मेथड मैं बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बट इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब क्या होता है, आपने यहाँ पे डीबी की वैल्यू ली है, ये क्या है? म्यू नॉट है अपॉन 4 पाई है, ठीक है। देन वी हैव टेकन आई, वी हैव टेकन डीएल, देन वी हैव टेकन साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। दे आर सेइंग कि चलो ठीक है, आप उसको आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में आर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में भी आर से मल्टीप्लाई कर दो, या मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जो भी स्टेटमेंट यूज करना आपको। तो डीबी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो डीबी का वैल्यू होगा ये म्यू नॉट हो गया अपॉन क्या होगा? 4 पाई हो गया, ये डिनोमिनेटर में क्या होगा? आर क्यूब हो जाएगा, करेक्ट, आर स्क्वायर आर, और ये आई हो गया। यहां पे क्या करना? डीएल को हमने पहले लिखा, आर को बाद में लिखा, फिर ये क्या होगा? साइन थीटा, है ना, बात वही पड़ेगी ना। तो डीएल आर साइन थीटा। अब इस पॉइंट पे आने से पहले एक और चीज मैं यहां पे बता देता हूं कि अगर हमारे पास ना वैल्यूज है, लाइक अगर हमारे पास है ए बी साइन थीटा है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ए वेक्टर क्वांटिटी बी भी वेक्टर क्वांटिटी, तो वी कैन राइट इट एज व्हाट? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ये ना क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू मिला होगा। वैसे अगर यहां पे ध्यान दोगे तो क्या मिला हमारे पास? डीएल आर साइन थीटा मिला है। तो डीएल इज व्हाट? अ वेक्टर क्वांटिटी। हाउ डू यू नो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी? है ना, यहाँ पे इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। और आर तो वेक्टर क्वांटिटी है ही ना, फ्रॉम पी टू सेंटर ऑफ एलिमेंट, या फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिमेंट टू पी, मतलब एक डायरेक्शन है उसका भी। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हो आप इस टर्म को। तो अब ये जो है इक्वेशन आप मॉडिफाई करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस आई विल बी आई, और डीएल आर साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे? डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, अपॉन ये क्या होगा? आर क्यूब, बराबर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? डीबी वेक्टर। तो एज यू कैन सी दिस इज द बायवॉट-सैवर्ट लॉ इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। और एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर ना हमारे काफी सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सो अगर आप इमेजिन करो, यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन किया है, लाइक इन्होंने लिखा है सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस स्टेटमेंट का एक मतलब ये होता है कि हो सकता है ना कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में कोई एंगल हो। अब कितना एंगल है दैट वी डोंट नो। तो आप इमेजिन करो दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, इनके बीच में कोई एंगल है, हो सकता है ये 90 डिग्री हो सकता है 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, कुछ भी होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर को क्रॉस करना, मतलब ये इस तरह से जब टर्न होंगे तो ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, मतलब बी वेक्टर आगे की तरफ है, ए वेक्टर को पीछे से फॉलो करना, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वैसा कंडीशन होगा, है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इनका जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा? या तो अप होगा या तो डाउन होगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? अप होगा। क्लॉकवाइज में मूव करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? डाउन होगा। लाइक अगर आपने वाटर बॉटल ले लो, तो वाटर बॉटल के कैप पे आप क्या करो? ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। तो अब वाटर को जब ऐसे वाटर बॉटल को ऐसे आप खोल रहे हो,
तो वाटर बॉटल खुलेगा ना, मतलब इट्स कमिंग अप, मतलब उसका जो वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होगा सी वेक्टर। और अगर वाटर बॉटल को आप क्लोज करो तो बी वेक्टर क्रॉसेस ए वेक्टर, इसका मतलब ये हो जाएगा, मतलब बॉटल क्लोज हो रहा है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो ना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप लिखोगे तो जो उसका रिजल्टेंट जो वेक्टर आ रहा है वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा, सेकंड वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये समझ लेना कि जब ना यहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस है उसके बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट इसको भी परपेंडिकुलर होगा, वो रिजल्टेंट इसको भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब सी जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू ए एंड सी जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू बी। वैसे अगर मैं यहां पे ध्यान दूंगा तो क्या होगा कि जो मेरा डीबी का वैल्यू होगा ना, डीबी वेक्टर, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, किसको परपेंडिकुलर होगा, डीएल वेक्टर को। और ये जो डीबी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा कौन से वेक्टर को, आर वेक्टर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना जरूरी है इस केस में। तो ये बायोट-सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, दिस इज द बायोट-सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। दो न्यूमेरिकल है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है बेस्ड ऑन बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, एक बार करते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको कि क्या करना है, कैसे करना है। उसको एक्सप्लेन करने से पहले एक जो पॉइंट आपको समझना है कि आप अगर साइन कन्वेंशन लेते हो डायरेक्शन के हिसाब से, तो डायरेक्शन ये अप, ये नॉर्थ होगा आपके नोटबुक में इस साइड का, और ये साइड साउथ ले लोगे, और राइट में ईस्ट हो गया, और लेफ्ट में से वेस्ट होगा। आप बुक के हिसाब से ऐसा आपका डायरेक्शन होगा। ठीक है, हम उस पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में अगर मेंशन करना है तो क्वेश्चन में क्या दिया है, अ वायर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मैंने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिया है। तो चलो ठीक है, मैं यहां पे भी फिर भी लिख लेता हूं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और यहां पे मैंने ले लिया है ईस्ट है और वेस्ट है। मैं वो समझने के लिए बता रहा हूं, फिर भी मैं यहां ले लेता हूं सेफर साइड के लिए। सो अ वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमने एक वायर रखा हुआ है। फिर क्या हो रहा है, कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब 8 एम्पियर कैरी कर रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये करंट ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। मतलब 1 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस। अब इसमें ना 1 सेंटीमीटर आप क्रिएट करोगे, चलो ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर एलिमेंट ही होगा, ये हो गया 1 सेंटीमीटर डीएल की वैल्यू, ये है डीएल। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना ले लिया हमने, 1 सेंटीमीटर ले लिया। और आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां पे बताना है, मैग्नेटिक फील्ड है 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस, मतलब ये एलिमेंट से नॉर्थ ईस्ट के यहां पे। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट बोला है, कोई स्पेसिफाई वैसे लिखा, तो नॉर्थ ईस्ट बोला है, इसका मतलब सिंपल सा है कि नॉर्थ ईस्ट मतलब एग्जैक्टली इन बिटवीन, मतलब ये है ना, ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट का बराबर, और ये हो गया नॉर्थ का। तो नॉर्थ ईस्ट बोला है 200 मीटर, मतलब ये पॉइंट पी हो गया और ये लाइन हो गई आर, करेक्ट। और अब एंगल कैसे लोगे, बहुत सिंपल सा होता है कि जब भी नॉर्थ ईस्ट बोला है मतलब वो एग्जैक्टली इन बिटवीन होगा, मतलब ये एंगल होगा 45 डिग्री। तो फ्रॉम एलिमेंट हाउ मच एंगल इट इज गोइंग टू मेक, 45 डिग्री एंगल इट इज गोइंग टू मेक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो बायोट-सावर्ट लॉ लगा दो, ये पॉइंट पी। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो अगर ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट इज गोइंग लाइक दिस, तो आपको क्या करना, फिंगर्स अलोंग द लेंथ, तो पी पे क्या होगा, इनवर्स की तरफ होगा, तो ये हो गया इनवर्स। ठीक है, सो अब हमने क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो डीबी का वैल्यू क्या होगा, ये है म्यू नॉट है अपॉन 4 पाई है। ठीक है, ये आई है, डीएल है, साइन थीटा है, अपॉन क्या है, आर स्क्वायर है। तो अभी देख लेते हैं कि अच्छा ये 200 से, आर का वैल्यू कितना है, 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 2 मीटर हो जाएगा। वैसे अगर आप देखो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या है, 10⁻⁻⁷ है। ठीक है, आई का वैल्यू कितना है, 8 एम्पियर है, डीएल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻², 1 into 10⁻²। ये साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 45 है, तो ये साइन 45 हो गया, अपॉन व्हाट्स द वैल्यू फॉर आर, आर ये हो गया 2 मीटर ना, तो 2 into 2 कैंसिलेशन करते हैं, 2 4 एंड देन अगर कैंसिलेशन ये 2 हो गया, करेक्ट। अब अगर ध्यान से देखो 10⁻⁷, 10⁻², क्या होगा, 10⁻⁻⁹, साइन 45 का वैल्यू होगा 1 अपॉन, अच्छा ये इसका 2 भी तो बाकी है, ये 2 अपॉन क्या हो गया, √2। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 10⁻⁹ माइनस तो रहेगा ही वहां पे, उसको रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज कर लोगे तो क्या हो गया, 2√2 हो जाएगा, 2√2 अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो √2 की वैल्यू क्या होगी, 1.414 इंटू 10⁻⁹, और आप क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है इन्होंने, एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप
मतलब कुछ ऐसा दिया है इन्होंने कि जो स्मॉल एलिमेंट है। अच्छा, आप डी एल लिखो या डेल्टा एल लिखो, यहाँ पे मतलब वही है, वो एक्चुअली डी एल ही बताना चाहते हैं। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स आई कैप। इसका मतलब जो डीएल है ना, ये आई कैप का मतलब प्लस आई कैप का मतलब ये एक्स एक्सिस पे एक्ट हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब तो ये हो गया, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई 10 एम्पियर। अच्छा, तो अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं हम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया बराबर ना। तो ये अब उसमें ओरिजिन पे उन्होंने एलिमेंट को रख दिया है और कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, डेल्टा एल वेक्टर, ठीक है, ये डेल्टा एल वेक्टर की वैल्यू होगी व्हिच इज गोइंग ऑन राइट हैंड साइड। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। मान लो कि इसमें से जो करंट कैरी हो रहा है ना वो राइट साइड में जा रहा है। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसी एरो के हिसाब से यहां पे मैं लिख दिया 10 एम्पियर आई का वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, एलिमेंट के अंदर ही ड्रॉ करना चाहिए था मुझे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस। आपको मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे निकालना है। तो ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस, आपको वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहां पे निकालना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, ये पॉइंट पे निकालना है। ये हमारा पॉइंट पी है बराबर ना, ये पॉइंट पी है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये डिस्टेंस आर हो गया ना एलिमेंट के सेंटर से। अच्छा, अब ये एलिमेंट यहां पे है, मतलब ओरिजिन पे है, मतलब ऐसा होगा कुछ इस तरह से होगा एलिमेंट कि इसका थोड़ा सा पोर्शन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होगा, थोड़ा सा नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा, तभी तो सेंटर पे होगा ये बराबर है। सेंटर से ही डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो अगर आपको लेना है तो आप ऐसे ले लो कि चलो ठीक है, इसका डायरेक्शन राइट साइड में बराबर होगा ये भी। अब देखो इसके हिसाब से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट पी पे निकालूं तो कैसे होगा, करंट ऐसे जा रहा है। अब मैं पी की तरफ में फिंगर्स को ओपन करता हूं तो ये ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा, ठीक है, होगा आउटवर्ड्स, समझ में आया। और ये जो डिस्टेंस है बोल रहे हैं वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है, 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है इसमें एंगल को अगर आप नोटिस करो तो एंगल कैसे लिया आपने, यहाँ पे एलिमेंट के बीच का एंगल और लाइन ज्वाइनिंग का एंगल, ये एलिमेंट हो गया और ये लाइन ज्वाइनिंग का एंगल होगा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, साइन 90 की वैल्यू 1। फिर आगे क्या दिया है, डेल्टा एक्स का वैल्यू है 1 मीटर, डेल्टा एक्स का वैल्यू है 1 मीटर। क्यों, क्योंकि ये डेल्टा एल वेक्टर क्या है, ये है डेल्टा एक्स आई कैप, मतलब डेल्टा एक्स उसका नंबर वाला वैल्यू है, लाइक ना 4 आई कैप, 5 आई कैप, 6 आई कैप। तो ये है डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है, तो डेल्टा एल का वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड में लोगे तो क्या बोला 1 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एल की वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर। अब बायो सपोर्ट लेना तो डेल्टा टर्म में तो मैं ऐसे लिखेंगे ना, डेल्टा बी इज इक्वल टू ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ये आई हो गया, ये डेल्टा एल हो गया, फिर क्या होगा ये साइन थीटा हो गया अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या है, 10⁻⁻7 है, करंट की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर है, इंटू डेल्टा एल का वैल्यू क्या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे क्या होगा 1 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। तो 1 इंटू 10⁻² मीटर। फिर होगा साइन 90, लिखना है तो लिख दो, अदरवाइज डायरेक्टली 1 भी लिखते तो भी चलता। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 0.5, तो ये 0.5 इंटू 0.5 कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10⁻⁻7 10⁻² क्या हो जाएगा 10⁻⁹ हो गया, ये कितना है 10 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.25 इंटू 0.25 0.5 इंटू 0.5 क्या होगा 0.25 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं आगे लेके आ जाता हूं, तो यहाँ पे डेल्टा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा वो देखना। अब मैं इसको 25 लेना चाहता हूं, इफ आई टेक 25 तो आई मल्टीप्लाई विद 100, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 100 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या होगा 25 हो गया, इनटू क्या है 10⁻⁹। अब ये 25 4 जा 100 होगा, मतलब 40 हो गया। तो डेल्टा बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू है ना 40 है, तो 10⁻⁹ में से एक चला जाएगा तो 10⁻⁸ टेस्ला, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग बायवॉट-सैवर्ट लॉ। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बायवॉट-सैवर्ट लॉ ना किसके सिमिलर होता है। तो आप देखोगे कूलम्स लॉ के लिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो कंडीशन क्या होता है कि आपने यहाँ पे चार्ज लिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू अगर मान लो Q है, ठीक है, एंड यू वांट टू फाइंड आउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो जनरल फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये हो गया चार्ज Q अपॉन जो भी ये डिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ स्टडी एंड द चार्ज। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि मान लो कि अगर ये चार्ज dq होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा de हो जाएगा। वैसे बोल रहे हैं बायवॉट-सैवर्ट लॉ में अगर आप लिखो तो ये हो गया आपका कंडीशन, ये करंट एलिमेंट हो गया और इसके अंदर से करंट I फ्लो हो रहा है। तो देन दे आर सेइंग कि अगर मान लो स्मॉल एलिमेंट से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे आपको क्या मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। जब आपको कांस्टेंट जो मिला है यहां पे भी कांस्टेंट मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है।
देन दे आर सेइंग कि ना यहाँ पे आप चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो करंट की वैल्यू क्या आई है, डीएल है, ये एक्चुअली करंट ही है, और ये साइन थीटा, ये पूरे का पूरा टर्म करंट ही है, ये पूरा टर्म करंट है, दिस कंप्लीट टर्म इज अ करंट। क्लियर? और फिर क्या होगा डिनोमिनेटर में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ स्टडी टू द करंट एलिमेंट। सो ये किसी ना किसी तरह से जो आपका बायोट-सावर्ट लॉ है वो कूलम्स लॉ के काफी सिमिलर है। ठीक है, कूलम्स लॉ से आपको ये मिला जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और बायोट-सावर्ट लॉ में जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। इनकी डिसिमिलरिटीज भी है बट वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। इस चैप्टर में आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि अगर आपने कहीं पे डायरेक्शन का मिस्टेक कर दिया, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड आउट कि कहीं पे भी एक डायरेक्शन का मिस्टेक हो गया तो आपका पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है, या पूरे का पूरा डेरिवेशन रॉन्ग हो सकता है। सो डायरेक्शंस आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो आपने राइट हैंड पाम रूल हमने यूज किया था। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज प्ले वीडियो अगेन एंड सी इट कि किस तरह से हमने उसको किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जो हम एप्लीकेशंस करेंगे उसमें भी इन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करते रहेंगे, और प्लस न्यूमेरिकल सॉल्विंग में तो हम काफी जगहों पे यूज करेंगे। आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।